नमस्कार साथियों, मैं रूप गुप्ता प्रेरक आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य सरोवर में। आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए मैराथन प्रश्नों की एक श्रृंखला, जिसमें रहेंगे 51 प्रश्न। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। ये यूजीसी नेट जो 16 सितंबर को होने वाला है, DSSB PGT जो जल्द ही एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होने वाला है, ठीक है, TGT PGT सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नावली है ये पूरी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं मैं अपनी इस वीडियो को। इसमें आपको 4 विकल्प दिए होंगे हर प्रश्न के, और आपको प्रश्नों का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन पर है। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ती है। 4 विकल्प हैं आपके सामने। मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सुमित्रानंदन पंत की कविताओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, श्रीधर पाठक में। ठीक है, तो जल्दी से आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है, इसका उत्तर 1, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 2, अपेक्षा पत्रिका के संपादक हैं। जल्दी से बताइए, 4 विकल्प दिए हुए हैं इसके। तेज सिंह, पंकज बिष्ट, जयप्रकाश करदम, अशोक मिश्र। इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर है तेज सिंह। चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, कल्पना पत्रिका के संपादक कौन थे। अज्ञ, बद्री विशाल, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है धर्मवीर भारती, यानी कि विकल्प डी हमारा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। छायावाद पथ किस विधा की रचना है। एकांकी, संस्मरण, गद्यकाव्य, रिपोर्टाज। ठीक है, इसका आपको उत्तर देना है। इसका सही उत्तर है गद्यकाव्य। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5, भक्त को कहाँ सीकरी सो काम, यह किस कवि की उक्ति है। ठीक है, आपको बताना है। और देखिए ये सभी कुछ आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि ये कब और किस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। इन पर ज़्यादा ना चर्चा करूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। चलिए 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए नंददास, बी परमानंद दास, सी कुम्मन दास और डी तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है सी, इसका सही उत्तर है, ठीक है, कुम्मन दास। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। सही युग्म का चयन कीजिए। आपको सही युग्म का, सही जोड़े का जो है चयन करना है। ए भगवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा इनकी रचना है क्या। देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच इनकी रचना है क्या। राम वृक्ष बेनीपुरी हिमालय यात्रा, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। इसका सही उत्तर आपको बताना है। प्रश्न संख्या 6, इसका सही उत्तर है मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पर है। संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर आपको देना है अनुच्छेद 342, 344, 350, 348। इसका सही उत्तर है डी, 348 के तहत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 आपकी स्क्रीन पर है। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष सम्मिलित किया गया। आपको बताना है। 4 विकल्प हैं। 1992, 1993, 2003, 2004। इसका सही उत्तर है 2003 में, यानी कि बोडो और डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 2003 में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9, कुटुज निबंध के लेखक हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है और इस तरीके के प्रश्न आपको आते होते हैं मगर परीक्षाओं में गलत हो जाते हैं। तो देखिए विकल्प भी उसी तरीके से इन्होंने दे दिए हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। 4 विकल्प हैं आपके सामने। रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटुज, अशोक के फूल, ठीक है, इनकी रचनाएं हैं। चलिए प्रश्न संख्या 10, परिशिष्ट उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है। परिशिष्ट उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है। धर्मांतरण, पर्यावरण, शिक्षा, राजनीति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजनीति। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। बाग पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन हैं। बाग पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है। 4 विकल्प हैं आपके सामने। अरुण माहेश्वरी, रविंद्र कालिया, सुधीर पचौरी, अरुण कमल। सही उत्तर का आंसर बताइए। सही उत्तर बताइए। प्रश्न का सही उत्तर क्या है। सी, सुधीर पचौरी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। पाली पद की बहुमान विभक्ति है। 4 विकल्प हैं आपके सामने। किस तरीके से पाली कैसे बनी, ठीक है, तो इसको आपको बताना है। 4 विकल्पों को आप देख लीजिए। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर है सी। पहले
पारियाय था, फिर पालियाय था, फिर पालियाली था, फिर पाली बना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण हैं कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि, चंद्राचार्य। ठीक है, तो सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है ए कात्यायन। प्रश्न संख्या 14, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। इस तरीके के व्याकरण के क्वेश्चन भी आपसे जो है DSSB, PGT, TGT और UGC नेट में पूछ लिए जाते हैं। 3, 2, 4, 5, इसका सही उत्तर है 2। ठीक है, रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद। ठीक है, कौन सी क्रियाएं होती हैं दो? अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। या राला वा व्यंजनों को कहते हैं। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं क्या, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं क्या, ऊष्म व्यंजन कहते हैं क्या, या इन उपर्युक्त में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है। ठीक, तो ये कौन क्या है इसका उत्तर? देखिए, स्पर्शी व्यंजन वो होते हैं, अगर जब मैं इसकी जो है व्याकरण की पूरी वर्णमाला की जल्द ही मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें ये सब स्टेप बाय स्टेप मैं चरणबद्ध तरीके से आपको ये सब बिल्कुल ही समझा दूंगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, 15 का यानी कि बी हो गया आपका सही। 16, सदियों का संताप किस कवि की कृति है? जयप्रकाश कर्दम की, मोहनदास नैमिषारण्य की, ओम प्रकाश वाल्मीकि की, सुशीला टाकभौरे की। प्रश्न संख्या 16, सही विकल्प सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न 17, मनु भंडारी ने अपनी किस कृति का स्वयं नाट्य रूपांतरण किया? ठीक है, TGT 2011 में आया है ये प्रश्न। आपका बंटी, महाभोज, यही सच है, या स्वामी। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 17 का जो है आंसर है आपका महाभोज। महाभोज में स्वयं ही इन्होंने जो है नाट्य रूपांतर किया है, खुद ही भाग लिया है नाटक में। 18 प्रश्न, देव रचित अष्टयाम ग्रंथ की किस विषय वस्तु बताइए? ठीक है, विषय वस्तु आपको बतानी है यहाँ पर अष्टयाम ग्रंथ की। तो 4 विकल्प हैं आपके सामने। आश्रयदात्रा, आजम शाह की प्रशस्ति, रसों का विवेचन, नायिका भेद, नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन। ठीक है, सही उत्तर बताइए इसका क्या है? इसका सही उत्तर क्या है 18 का? डी, नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन किया गया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष, किस ईस्वी सन में हुई? ठीक है, आपको बताना है 1960, 1961, 1962, 1963। प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर क्या है? 1961 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाठी शब्द का अर्थ सहारा अर्थ विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है सही उत्तर क्या है। अर्थापकर्ष, अर्थोत्कर्ष, मूर्तिकरण और अमूर्तिकरण। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? देखिए, इस पर सही का टिक भी लगा हुआ है और इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको अब संशय रह गया होगा कुछ भी। अमूर्तिकरण इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, 13 स्वर, 39 व्यंजन यानी कि 52 कर दिए हैं। तो आप एक चीज़ अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बिठा लीजिए, ये 4 विकल्प दिए हैं देने को, आपको कंफ्यूज करना है जो है एग्जामिनर का मूड किस तरीके से आपको ये प्रश्न दिए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर क्या है? देखिए, विकल्प को समझ लीजिए और इसमें 52 जहाँ पर हमारे हो रहे हैं वो वाला सही होगा, यानी कि 13 व्यंजन जो है स्वर हैं और 39 व्यंजन हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकाल में सारस किस कवि की कविता संग्रह है? ठीक है, चंद्रकांत देवताले, उदय प्रकाश, केदारनाथ सिंह, राजेश जोशी। 22 का सही उत्तर है केदार सिंह। ठीक है, प्रश्न संख्या 23, हिंदी का पहला समाचार पत्र उत्तंड मार्तंड प्रकाशित हुआ। ठीक है, यूपी PGT TGT 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। सन 1840 ईस्वी में, सन 1826 ईस्वी में, ठीक है, सन 1830 ईस्वी में, या फिर डी विकल्प कह रहा है सन 1844 ईस्वी में। इसका सही उत्तर क्या है जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 23, ठीक है, इसका सही उत्तर है बी 1826 ईस्वी। ठीक है, प्रश्न संख्या 24,
आचार्य शुक्ल ने एडमिन आर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्धचरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया है? देखिए बात हो रही है लाइट ऑफ एशिया की, ठीक है। और क्या कह रहा है? लाइट ऑफ एशिया का बुद्धचरित नाम से क्या किया है? भाषा किस भाषा में अनुवाद किया है, ठीक है। तो आपको भाषा पूछी गई है, भाषा बतानी है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 24 प्रश्न संख्या 24 का आंसर है ब्रजभाषा, ठीक है। हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? 4 विकल्प हैं आपके सामने, मुंबई, बनारस, दिल्ली, जयपुर, ठीक। प्रश्न संख्या 25 का उत्तर है आपका वी, बनारस से होता है इसका हंस पत्रिका का। प्रश्न संख्या 26, पद्मावत में कुल सर्गों खंडों की संख्या कितनी है? ठीक है, पद्मावत में जो है आपको खंडों या सर्गों की संख्या बतानी है, कितनी है? प्रश्न संख्या 26, ठीक है। प्रश्न संख्या 26 का आपका उत्तर बताइए जल्दी से। ए, प्रश्न संख्या 26 का जो उत्तर है वो है 57, यानी कि जो है पद्मावत में कुल सर्गों की जो संख्या है वो कितनी है? 57 है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही अनुमानो ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सो, ठीक है। जानिए यह कवि की उक्ति है। अब ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ इसको। अब ये आपको बताना है किसका है। तो प्रश्न संख्या 27, इसका उत्तर आपको बताना है। 4 विकल्प में भारतेंदु, भिखारीदास, देव या पद्माकर, ठीक है। तो सही उत्तर क्या है? 27 का भिखारीदास, ठीक है। प्रश्न संख्या 28, बोलगा से गंगा विधा की दृष्टि से है। विधा बतानी है आपको इसमें, रचना की विधा, ठीक है। क्या है? नाटक है, कथा है, निबंध, संग्रह या यात्रा संस्करण। तो 28 का उत्तर क्या होगा? ये है कथा। बोलगा से गंगा क्या है? कथा है ये, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? देखिए पूछा गया है ध्वनि काव्य किसे माना है? सूर्यकृत भ्रमर गीत को, सूर सागर को, सूर सारावली को या साहित्य लहरी को। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ध्वनि, और ध्वनि कौन करता है? भ्रमर। भ्रमर की क्या होती है? गुंजन। तो आप इस ट्रिक से भी इसे याद कर सकते हैं, यानी कि जो भंवरा है वो भिनभिनाता है, ठीक है। मक्खियाँ भी भिनभिनाती हैं, तो भंवरा क्या गुंजन करता है, तो ध्वनि काव्य उसी को मान लिया, ठीक है। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। इसका सही उत्तर ए है, 29 का ए। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? आपको बताना है। 4 विकल्प में, नैमिल राय, माता प्रसाद, कंबल भारती, सूरजपाल चौहान, ठीक है। प्रश्न संख्या 30, इसका उत्तर है माता प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? राजभाषा से भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं, 13 हैं। तो इसमें है 12 नियम। राजभाषा 1976 में 12 नियम हैं। प्रश्न संख्या 32, उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, 4 विकल्प हैं, 346, 345, 347, 348। प्रश्न संख्या 32, 348। प्रश्न संख्या 33 देखिए, हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। हिंदी भाषा से, मराठी भाषा से, बंगाली भाषा से या सभी मान्यता प्राप्त भाषाओं से। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है बताइए जल्दी से। इसका उत्तर है डी, सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। ठीक है। प्रश्न संख्या 34, मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि से है जो। ठीक, 4 विकल्प हैं आपके सामने। चार विकल्प हैं, कार्य संपादित करने वालों की सूचना देती है, संज्ञा या सर्वनाम के कार्यवाची प्रकार को बतलाती है, उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ती है, संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। सही उत्तर बताइए 34 का। इसका सही उत्तर है डी, संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 35, साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा गया है? 4 विकल्प हैं आपके सामने। पूछा गया है साक्षात रसमूर्ति किसे कहा गया है। ठीक, 4 विकल्प, तुलसीदास, सूरदास, घनानंद या रसखान। 35 का उत्तर आपको बताना है। 35 का आपका है घनानंद। ठीक है, चलिए
प्रश्न संख्या 36, राघव चेतन का संबंध है रामकथा से, कृष्ण कथा से, या संत काव्य से, या पद्मावत से। प्रश्न संख्या 36 का उत्तर बताइए। इसका है पद्मावत से है राघव चेतन का संबंध। ठीक है। प्रश्न संख्या 37, कामायनी के आनंदवाद का दार्शनिक आधार है अद्वैतवाद, शैवागम, रहस्यवाद, विशिष्टताद्वैत। ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका है शैवागम। ठीक है। प्रश्न संख्या 38, बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है कल्पना की समाहार शक्ति, नायिका भेद वर्णन, प्रतीकों का नपातुला प्रयोग, या पिंगल वर्णन। ठीक है। तो ये आपको बताना है इसका उत्तर क्या है। प्रश्न संख्या है 38, इसका सही उत्तर है आपका कल्पना की समाहार शक्ति। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 39, इसका सही उत्तर आपको बताना है। बूंदी नरेश भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? यानी कि जो बूंदी नरेश थे भाव सिंह, उनका जो आश्रित, उनके दरबार में जो कवि रहते थे वो कौन था? बिहारी थे क्या, बोधा, मतीराम, या ठाकुर? ठीक। प्रश्न संख्या 39 का सही उत्तर है मतीराम। प्रश्न संख्या 40, कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरी विचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था उसका नाम क्या है? 4 विकल्प हैं। हिंदी का सरल व्याकरण, हिंदी का प्रमाणिक व्याकरण, हिंदी का व्यवहारिक व्याकरण, या हिंदी व्याकरण। ठीक है। तो इसका सही उत्तर है 40 का सी, हिंदी व्याकरण। ठीक है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? देखिए, कोई भी लिपि हो, वो सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर इस तरीके का आपको नहीं प्रश्न का उत्तर पता है तो वहाँ आप आंख बंद करके जो है ब्राह्मी लगा सकते हैं। ठीक है, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो वो आपका सही हो जाएगा। तो वैसे भी इसका आंसर जो है उत्तर वो है सी, यानी कि ब्राह्मी लिपि ही है। ये सबसे पुरानी जो है लिपि मानी जाती है। 4 विकल्प थे आपके सामने, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि और गुप्त लिपि। सही उत्तर इसका था ब्राह्मी लिपि। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुनील कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा है? ठीक है। उदीच्य और प्रतीच्य, प्राच्य और दक्षिणात्य। ठीक, सही उत्तर बताइए। प्रश्न संख्या 42, इसका सही उत्तर है प्राच्य, सी। सर्वनाम का रूपांतर किस कारण से नहीं होता है? ठीक है। 4 विकल्प हैं, वचन की वजह से, लिंग के कारण, पुरुष के कारण, या कारक के कारण। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 43 का उत्तर लिंग के कारण। ठीक है। हिंदी के सर्वनाम में कारक के कितने भेद हैं बताइए? ये तो सभी किसी को पता ही होगा। प्रश्न संख्या 44, 7 होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, इस तरीके से होते हैं ना, वही सब। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? अब देखिए, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले पूछा गया है। ठीक है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं क्या ऑप्शन देखकर, कामता प्रसाद गुरु को। तो कामता प्रसाद गुरु नहीं है इसका आंसर। ठीक है। 4 विकल्प हैं, इन्हें देख लीजिए आप। इसका सही उत्तर है जेसुआ केटलर। ठीक है। क्या है? जेसुआ केटलर। प्रश्न संख्या 45। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का स्वरूप कैसा था? जो हिंदी का पहला समाचार पत्र आया था उसका स्वरूप कैसा था? कि वो मासिक था, दैनिक था, ठीक है, पाक्षिक था, या साप्ताहिक था? ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 46, इसका सही उत्तर है ये साप्ताहिक था। ठीक है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है, यानी कि जो मेल नहीं होता इससे? ठीक है। अफसोस फारसी का शब्द है, कैंची तुर्की का शब्द है क्या, गमला पुर्तगाली का शब्द है, कारतूस अंग्रेजी का शब्द है? ये आपसे पूछा गया है। तो 47 का उत्तर आपको बताना है। 47 का डी गलत है, कारतूस जो है अंग्रेजी का शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 48, प्रसिद्ध कहानीकार विजय दांदे था कि उस कहानी का नाम क्या है जिस पर आमोल पालेकर ने पहली नाम से फिल्म बनाई है? ठीक है, पहली नाम से एक फिल्म बनी हुई है इस रचना पर, तो उसका आपको नाम बताना है। दुविधा, अनेकों हिटलर, बनिया का चाकर, साधु की कमाई। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 48 का आपको उत्तर बनाना है। इसका उत्तर है दुविधा। अपरूप का कवि कहते हैं। ठीक है। अपरूप का कवि किसे कहते हैं ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, जयशंकर प्रसाद को, विद्यापति को, बिहारी को, निराला को। ठीक। प्रश्न संख्या 49, इसका है विद्यापति को। ठीक है। अपरूप का कवि विद्यापति काफ़ी जो है आप कह सकते हैं प्रसिद्ध हैं हिंदी साहित्य में आदिकाल में। तो विद्यापति से संबंधित सारे के सारे जितने भी फैक्ट हैं, जितने तथ्य हैं, उनको आप ध्यान में रखें परीक्षा के दौरान। ठीक है। इन्हें क्या क्या कहा जाता है और इन्होंने
किस काल को क्या क्या नाम दिया है, किस किस नाम की जो है संज्ञा दी है, वो सब आपको ध्यान रखना है। अभी क्योंकि मैं डिटेल में नहीं बता सकता, वीडियो लंबा हो जाएगा, ये मैराथन चला रहा हूँ मैं इस पर। चलिए प्रश्न संख्या 50 की तरफ बढ़ते हैं, और ये कुछ अंतिम प्रश्न हैं हमारे इस वीडियो के। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नांकित नाटकों में से कौन सा उनका मौलिक नाटक नहीं वरन अनुदित नाटक था? ठीक है, अनुदित नाटक है, मौलिक नाटक नहीं है, तो वो आपको बताना है। भारत दुर्दशा है क्या, श्री चंद्रावली है क्या, रत्नावली है क्या, विशस्य विस्मोषधिम, कौन सा है बताइए। प्रश्न संख्या 50 का उत्तर है रत्नावली। ठीक है, रत्नावली क्या है, अनुदित नाटक है इनका। आज का अंतिम प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, मानव स्वर कितने होते हैं? मान स्वर कितने होते हैं, आपको ये बताना है। मान स्वर कितने होते हैं बताइए, 7, 6, 8, 9। ठीक, प्रश्न संख्या डी इसका उत्तर है, प्रश्न संख्या 51 का डी। ठीक है, 8 होते हैं ये मान स्वर कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में मैं 51 प्रश्न आपके लिए लेकर आया था। ये सभी प्रश्न थे जो आपके यूजीसी नेट और DSSB और अन्य एग्ज़ामों में अत्यंत सहायक सिद्ध होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो है साहस बढ़ेगा और हमें प्रेरणा मिलेगी, और नए नए तरीके से और अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लाता रहूँगा अपनी वीडियो में। और अभी देखिए एक जो कैंपेन चल रहा है, आप उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उसको ख़त्म करना है। और आप शिक्षार्थी जितने भी हैं वो अपने ट्विटर हैंडल से या फेसबुक, व्हाट्सअप, हर जगह इस जो है कैंपेन को चलाइए, क्योंकि अगर हर सरकारी जितनी भी कंपनियां हैं या सरकारी संस्थाएं हैं उनका जो है निजीकरण हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, तो बहुत सारी फिर बेरोज़गारी फैल जाएगी। ठीक है, फिर आसानी से किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, और बहुत सारी फिर आने वाली जो है समय में हर किसी को समस्याएं खड़ी होने वाली हैं। तो इस तरीके से जो है आप इस कैंपेन में बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लीजिए। और जहाँ पर भी अगर आप YouTube पर आपका किसी का चैनल है तो आप उस पर जो है वीडियो पोस्ट कीजिए, लोगों को जोड़िए। ठीक है, कैंपेन से जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। तो ठीक है, मैं वीडियो को यहीं पर जो है एंड करता हूँ। धन्यवाद।